हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच HCl मॉलिक्यूल इज 3.4 × 10⁻30 कूलम्ब मीटर। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन अ मॉलिक्यूल। देखिए क्या होता है कि जैसे किसी डाइपोल को आप, जैसे मान लीजिए कोई डाइपोल है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो डाइपोल है ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इस केस में जो टॉर्क लगता है वो हो जाता है PE साइन थीटा के बराबर। ठीक है, मतलब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, एंगल मैक्सिमम होगा। और तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। इस तरीके से टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू P × E के बराबर हो जाएगा, है ना। और ये कब होगा? जब थीटा इक्वल्स टू π/2 था। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे था और डाइपोल मोमेंट कुछ है इस तरीके से था, तब जाके वो टॉर्क मैक्सिमम एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक है ना। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी मैं बता देता हूँ, -P cos थीटा होता है। ठीक है, और जब टॉर्क मैक्सिमम लगेगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। थीटा इक्वल्स टू π/2 पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, आप P और E का वैल्यू दिया हुआ है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए क्वेश्चन में 71 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2 पार्टिकल A एंड B हैविंग अपोजिट चार्ज 2 × 10⁻⁻6 कूलम एंड -2 × 10⁻⁻6 कूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जैसे दो चार्ज Q और -Q के बीच में यदि 2a सेपरेशन है तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? Q × 2a होता है ना। और इसका डायरेक्शन किधर होता है? निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कुछ लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में सेपरेशन दे रखे हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल दे रखे हैं, कितना? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻6। ये चार्ज का वैल्यू हो गया, Q का वैल्यू हो गया, और लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर। तो ये 2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर हो गया इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r डिस्टेंस पे, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2kp/r³ के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सिस पे निकालना है तो k का वैल्यू 9 × 10⁹, p का वैल्यू जो ये पुट कर दीजिएगा, और डिस्टेंस का वैल्यू 1 मीटर दे रखे हैं, r का वैल्यू 1, तो पुट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे डाइपोल का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है? kp/r³। कितने के बराबर हो जाता है? kp/r³। ठीक है, मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ इसीलिए निगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे यदि आप वेक्टर में लिखिएगा तो यहाँ पे -kp/r³ लिखना होगा। इस केस में वेक्टर में कुछ ऐसा ही होगा, डाइपोल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 71 बन गया। क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 3 चार्जेज आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन का डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये सिस्टम एक ट्रायंगल की तरह बना रहा है और इसका डाइपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें 2 डाइपोल ऑलरेडी मौजूद है, इसमें 2 डाइपोल मौजूद है। कैसे? देखिए यहाँ पे एक -q चार्ज है, यहाँ पे 2q चार्ज है, यहाँ पे -q चार्ज है ना। अब क्या कीजिए ना, इसको q और q कर देते हैं। q और q करने से क्या होगा कि एक -q और q का कॉम्बिनेशन एक डाइपोल बना दिया,
जिसका डायरेक्शन किधर हो गया, इस तरफ हो गया एक, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसीलिए पी डायपोल मोमेंट ले लेते हैं, तो पी का डायरेक्शन ये होगा, और इन ये दोनों मिलके भी एक डायपोल बना रहे हैं, तो एक डायपोल मोमेंट यहाँ पे हो गया। मतलब Q और Q में बांट दिए इसको, माइनस Q और Q एक डायपोल बनाया, माइनस Q और Q एक डायपोल बनाया, तो दो डायपोल एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे होगा, है ना। दो डायपोल एक दूसरे से कितने एंगल पे होगा, 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका एडिशन V एक वेक्टोरिकली, इसको वेक्टोरिकली किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे PA² प्लस PA² प्लस 2PA² कॉस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा P√3। ये नेट डायपोल मोमेंट होगा, और P का वैल्यू कितना, ये डिस्टेंस डी दे रखे हैं, तो ये कितना हो जाएगा QD√3, ये नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा, है ना। और ये किस डायरेक्शन में होगा, इससे एंगल बाइसेक्टर पे होगा। चलिए फिर ये क्वेश्चन नंबर 72 था जो बन गया। क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इन द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर। D का वैल्यू दे रखे हैं बहुत, D मच ग्रेटर देन A दिया हुआ है ना, D का वैल्यू मच ग्रेटर देन A है। देखिएगा, तो फर्स्ट वाले केस में Q चार्ज है और D डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, KQ/DA²। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड वाले केस में यहाँ पे क्या है, एक माइनस Q चार्ज है, एक प्लस Q चार्ज इधर है, और यहाँ से D डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ये वही चीज़ हो गया इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरफ होगा E नेट, और ये डिस्टेंस 2a दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, Q × 2a, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो E नेट आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, KP/r³, KP/r³, r का वैल्यू D दिया हुआ है तो KP/d³, और P के जगह पे आप Q × 2a लिख सकते हैं, तो KQ × 2a मतलब 2KQA/d³, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 73 के थर्ड पार्ट में चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक डायपोल है और एक पॉजिटिव चार्ज भी प्लेस्ड किया हुआ है, ठीक है। देखिए इसी फिगर से हम लोग बना देते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा तो है ही, -Q + Q है ही, लेकिन एक बीच में +Q चार्ज एक्स्ट्रा प्लेस किया हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक हो जाएगा इधर क्या, KQ/DA², ये हो जाएगा। और इस तरफ ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको E1 लिख देते हैं और इसको E2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे E नेट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू निकला हुआ है, आप पुट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2 पार्टिकल्स कैरिंग चार्जेज -Q and +Q and having equal mass m, each are fixed at the end of light rod of length A to form a dipole. The rod is clamped at an end and is placed in uniform electric field E with the axis of the dipole along the electric field. The rod is slightly tilted and then released. Neglecting gravity, find the time period of small oscillation. देख लीजिए, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, एक डायपोल है, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, एक मास m है, ठीक है। इसको क्या किया गया, थीटा एंगल जो कि बहुत छोटा है, यहाँ पे इसको रखा गया। तो जैसे इसको x इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में रखा गया, मतलब यहाँ पे -Q चार्ज होगा, यहाँ पे +Q चार्ज होगा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है QE का वैल्यू, QE इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो QE इस तरफ लगेगा, ये एंगल थीटा बनेगा, ठीक है। तो इस पर जो टॉर्क लगेगा, और इसका लेंथ a दिया हुआ है, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, QEA sin थीटा, ये हो जाएगा, QEA sin थीटा हो जाएगा, इस पे लगने वाले टॉर्क का वैल्यू, ठीक है। और देखिए थीटा इस तरफ है और टॉर्क ऐसे लगेगा, थीटा ऐसे है और टॉर्क ऐसे लगेगा, ये थीटा है, ये टॉर्क है, तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, so you can say that sin theta will be nearly equals to theta.
तो टॉर्क का इक्वेशन क्या हो गया, टॉर्क का इक्वेशन हो गया माइनस क्यू ई ए साइन थीटा, माइनस क्यू ई ए थीटा हो गया ना। साइन थीटा को थीटा लिख दिया हमने, और चूंकि थीटा और टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए माइनस लिखना पड़ा हम लोगों को। अब एसएचएम के कंडीशन से चलते हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू ई ए थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा। ओमेगा का वैल्यू कितने के बराबर आएगा बताइए, रूट अंडर क्यू ई ए बाई आई। And what is the value of moment of inertia? Because this mass is placed at a separation A from this hinged point, then you can say that moment of inertia will be equals to ma squared. It means angular frequency QE A by ma squared, a squared cancel out हो जाएगा, यहाँ से t का वैल्यू मिल जाएगा 2 पाई रूट अंडर ma by QE. दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं। एज्यूमिंग दैट ईच एटम इन कॉपर वायर कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर हैविंग मास 6.4 ग्राम। देखिए 6.4 ग्राम दिया हुआ है और एटॉमिक मास भी दिया हुआ है कॉपर का 64 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल कितने के बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास बाई एटॉमिक मास, ठीक है। और मास का वैल्यू कितने के बराबर है, 6.4 बाई 64, कुछ ऐसा आएगा। तो ये आ गया 1/10, ये नंबर ऑफ मोल हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम कितने के बराबर आ जाएगा, 1/10 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, जो कि होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻22। दिस इज द नंबर ऑफ एटम। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है एस्टिमेट एज्यूम दैट ईच एटम इन कॉपर वायर कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर हैविंग, तो यही कैलकुलेट करना था। तो ये क्वेश्चन बन चुका है।